सो हेलो एवरीवन, और क्या हालचाल आप सभी के। आई होप बढ़िया होंगे। तो हमारा अल्टीमेट पाइथन कोर्स AIML की सीरीज चल रही है हिंदी की, जिसमें हमने प्रीवियस ट्यूटोरियल में कुछ टॉपिक्स पढ़े, उसके साथ साथ हमने कुछ प्रोजेक्ट्स भी बनाए और प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी सॉल्व करें। और प्रीवियस ट्यूटोरियल में रेपल वाले में तो हमने बहुत सारी नई चीज़ें भी सीखी। अब हम धीरे धीरे करके एडवांस टॉपिक तक जाएंगे और रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स बनाएंगे। वैसे हमारा इंग्लिश का अल्टीमेट पाइथन कोर्स कंप्लीट हो चुका है, आप जाकर देख सकते हैं, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। उसमें प्रोजेक्ट्स अलग रहेंगे, हमारे हिंदी वाले में अलग रहेंगे, ताकि आपको वैरायटी मिल सके। और उसके साथ साथ हमारे पाइथन कोर्स हिंदी में कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स भी रहेंगे, जो कि आज की बहुत ज़्यादा डिमांड है, जो आज बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग है। उस पर बेस्ड हम रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स बनाएंगे, ताकि आप रेज्यूमे में भी उन्हें ऐड कर पाएं और आपके लॉजिक बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो पाए। और वो सभी प्रोजेक्ट्स एडवांस लेवल रहेंगे, मेजर प्रोजेक्ट्स रहेंगे। तो आपको अल्टीमेट पाइथन कोर्स हिंदी और इंग्लिश दोनों की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप देख लीजिएगा। और आप इस वाले कोर्स को प्लीज़ शुरू से फॉलो करना, क्योंकि हर एक टॉपिक एक दूसरे से लिंक रहेगा, फिर बाद में आपको दिक्कत आएगी इसलिए। और ये कोर्स जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले हर रोज़ वीडियो अपलोड करने के लिए। तो चलिए अब हमारे पाइथन कोर्स को ही कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जो कि है ऑपरेटर्स। अब ऑपरेटर्स क्या होते हैं वो देख लेते हैं, उसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, उसके बाद हम टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स देखेंगे, उसके बाद उसका कोड बनाकर देखेंगे, और उसके बाद हम कुछ प्रोजेक्ट्स भी बनाएंगे। करेक्ट। तो देखिए, ऑपरेटर्स इन पाइथन आर स्पेशली सिंबल्स और कीवर्ड्स यूज्ड टू परफॉर्म ऑपरेशंस ऑन वेरिएबल्स एंड वैल्यूज। करेक्ट। देखिए, इसका मतलब क्या होता है, हमारा जो ऑपरेटर्स होते हैं पाइथन में, वो एक तरीके से सिंबल्स की तरह होते हैं, कीवर्ड्स की तरह होते हैं। और ये सब सिंबल्स और कीवर्ड्स की हेल्प से हम ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। किस पर ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं? वेरिएबल्स पे करते हैं और वैल्यूज पे करते हैं। और वैल्यूज क्या होती है? वेरिएबल में जो हम डाटा स्टोर करते हैं ना, उसी को वैल्यूज बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, हमने इन टाइप का डाटा स्टोर करा वेरिएबल में, तो वो उसकी वैल्यू हो गई। करेक्ट। और यहाँ पे हम ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे इंटीजर टाइप की वैल्यूज पर ही। ठीक है। उसके बाद लिखा है हमारा पाइथन सपोर्ट सेवरल टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स, इंक्लूडिंग ये सभी टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स है, वो हम एक एक करके देखेंगे। अब जो हमारा सबसे फर्स्ट टाइप का ऑपरेटर है वो है हमारा अरिथमेटिक ऑपरेटर। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू परफॉर्म मैथमेटिकल ऑपरेशंस। यस, अरिथमेटिक ऑपरेशंस वही है जो हम एडिशन करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन, मॉड्यूलो, ये सभी ऑपरेशंस हमारे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में आ जाते हैं। करेक्ट। अब देखिए, ये वाला वीडियो एंड तक के देखना, क्योंकि इस वाले टॉपिक के बाद मैं आपको कुछ बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें सिखाऊंगी और प्रोजेक्ट्स भी बनाएंगे हम, जो पाइथन में बहुत ज़्यादा नए होंगे और आपको लॉजिक बिल्ड करने में बहुत हेल्प करेंगे। और कुछ चीज़ें ऐसी है जो जावा में नहीं हो सकती बट पाइथन में हो सकती है, वो भी बताऊंगी आपको। तो ये वाला वीडियो एंड तक देखना। पहले हम ये पढ़ लेते हैं, उसके बाद वो सब सीखेंगे इसी ट्यूटोरियल में। तो चलिए हम अब VS कोड पर आते हैं और इसका कोड बनाकर देखते हैं। ठीक है, कि अरिथमेटिक ऑपरेटर्स क्या होते हैं, इन्हें कैसे यूज़ करते हैं। बहुत ईजी सा है। देखिए, हम यहाँ पर ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, मतलब एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सब्ट्रैक्शन। तो ऑब्वियसली 2 वेरिएबल्स की जरूरत होगी, तो हमें 2 वेरिएबल क्रिएट करने होंगे। मैं इनका नाम एक्स और वाई दे देती हूँ, आप कुछ भी दे सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर मैं 10 वैल्यू इसमें स्टोर करी हूँ, इंटीजर टाइप का डाटा। सेकेंड वेरिएबल हम क्रिएट कर रहे हैं वाई होगा, जो कि हम स्टोर कर रहे हैं 3 इसमें। तो सबसे पहले हम एडिशन का ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। कैसे करेंगे परफॉर्म? देखिए, सबसे पहले प्रिंट लिखो, उसके बाद पेरेंथेसिस के अंदर हमें एडिशन परफॉर्म करना है। किस पर करना है? 10 + 3 हम ऐड करना चाहते हैं। ठीक है। अब ये डाटा किस में स्टोर है? एक्स और वाई वेरिएबल में। तो हम यहाँ पर 10 + 3 नहीं लिखेंगे, हम एक्स और वाई लिखेंगे, वेरिएबल का नाम लिखेंगे जहाँ पर डाटा स्टोर है। हमने यही तो डेफिनेशन में पढ़ा था कि वेरिएबल पर ऑपरेशन परफॉर्म होता है। ठीक है। और उसमें वैल्यू स्टोर होती है, तो हम यहाँ पर वेरिएबल का नाम लिखेंगे एक्स + वाई। ओके, हमने लिख दिया, एडिशन का ऑपरेशन परफॉर्म कर लिया। अब हम रन करके देखते हैं क्या आंसर आ रहा है। तो देखिए, 10 + 3 13, मतलब सही आंसर आ रहा है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, जो कि होगा हमारा सब्ट्रैक्शन का। हमें एक ही वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें सीखनी है, इसीलिए मैं यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर रही हूँ। ठीक है। अब हम सब्ट्रैक्शन करेंगे, तो अब हमने माइनस लिख दिया। 10 - 3 7। देखते हैं हम क्या आउटपुट आता है। 7, मतलब सही आउटपुट आ रहा है। ठीक है भाई। अब जो नेक्स्ट वाला हमारा ऑपरेशन होगा वो होगा हमारा मल्टीप्लिकेशन का। अब देखिए, कोडिंग में अगर आप पहली बार कर रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर आपने पहले भी करी तो आपको पता होगा, मल्टीप्लिकेशन में हम स्टार यूज करते हैं। ठीक है। तो हम यहाँ पर स्टार लिख देते हैं, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। 10 × 3 30 है ना, 30 आंसर आ रहा है, मतलब सही आंसर आ रहा है। इसके बाद जो नेक्स्ट होगा वो होगा हमारा डिविजन। तो देखिए, डिविजन के हम ये वाला साइन लगाएंगे। ठीक है। अभी डिवाइड कर देगा 10/3, तो इसका आंसर क्या आएगा? ये फ्लोट टाइप ऑफ वैल्यू देगा। ठीक है। ये देखिए, इसने फ्लोट टाइप की वैल्यू दी। फ्लोट टाइप क्या होता है? मैंने वेरिएबल्स और डाटा टाइप्स में आपको पढ़ाया था। जो डेसिमल वाली वैल्यूज होती है ना, डेसिमल के बाद भी कुछ वैल्यू होती है, उसका मतलब फ्लोट टाइप ऑफ डाटा टाइप है। ठीक है।
तो ये क्या दे रहा है आंसर, 3.3335 समथिंग कुछ दे रहा है, तो बिल्कुल सही आंसर दे रहा है ये डिवाइड करके। 10/3 यही होगा, करेक्ट। ये क्वेश्चन वाला आंसर दे रहा है, जो क्वेश्चन में आता है ना ऊपर हम डिवाइड करते हैं वो वाला। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट होगा वो होगा हमारा फ्लोर डिवीजन। अब देखिए फ्लोर डिवीजन यहाँ पर क्या होता है, देखो मैं यहाँ पर लिख भी देती हूँ, ठीक है, आपके लिए, कि इसको हम फ्लोर डिवीजन बोलते हैं। अब ये होता क्या है, इसमें ना हम डबल स्लैश लगाएंगे, जो डिवीजन वाला सिंबल होता है ना वहीं पर बस 2 बार। इसका काम ये होगा, हम जब डिवाइड कर रहे थे ना तो ये फ्लोट टाइप का डाटा दे रहा था 3.333 समथिंग, अब ये सिर्फ 3 ही आंसर देगा, डेसिमल के बाद की वैल्यू इग्नोर कर देगा, बस इसका काम ये है फ्लोर डिवीजन का। देखिए हम रन करके देखते हैं इसे, तो ये देखिए हमारा आंसर बता रहा है 3, इसने पीछे के डेसिमल सारे इग्नोर कर दिए और सिर्फ 3 ही बता रहा है ये। तो फ्लोर डिवीजन का काम बस ये है कि डेसिमल के बाद की वैल्यू इग्नोर कर देता है, ठीक है। अब इसके बाद हम मॉड्यूलो देखेंगे। मॉड्यूलो क्या होता है, मॉड्यूलो वो आंसर देगा जो रिमाइंडर में आता है। जैसे हमने 10 को 3 से डिवाइड करा तो क्या आएगा रिमाइंडर में, 1 आएगा, 3 3 जा 9 और 10 - 9 1। और मॉड्यूलो का साइन क्या होता है, ये परसेंटेज वाला। अब देखिए हम इसको रन करते हैं, ये देखिए 1 आंसर ही बता रहा है, मतलब बिल्कुल सही आंसर बता रहा है। अब इसके बाद हम एक और देखते हैं, वो होगा एक्सपोनेंशियल। अब एक्सपोनेंशियल का काम क्या होता है, देखिए एक्सपोनेंशियल का मतलब होता है पावर। फॉर एग्जाम्पल ये मैं थोड़ी छोटी वैल्यू ले लेती हूँ ताकि आपको समझने में आसानी रहेगी। यहाँ पर मैं x की वैल्यू दे देती हूँ 2 और y की वैल्यू 3। अब एक्सपोनेंशियल में यहाँ पर लगा रही हूँ स्टार 2 बार, जो मल्टीप्लिकेशन का होता है ना उसी को 2 बार हम लिख रहे हैं। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है पावर, x की पावर y लगाकर आंसर दो, मतलब 2 to the power 3 का आंसर क्या होगा वो बताओ। 2 to the power 3 क्या होगा, 2 into 2 into 2 मतलब 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8, मतलब 8 आंसर आएगा। ये देखिए ये यहाँ पर 8 आंसर बता रहा है। देखो अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो मैं एक और बार एग्जाम्पल चेंज कर देती हूँ इसका। यहाँ पर हम ले लेते हैं 4 और इसकी वैल्यू हम दे देते हैं 2 ही दे देते हैं, 4 4 जा 16 आंसर आएगा। x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 2 मतलब 4 का स्क्वायर, ये देखिए 16 आंसर ही आ रहा है। अब यहाँ पर हम 3 कर देते हैं, ये भी करके देख लेते हैं, ये देखिए 64 आंसर आ रहा है, मतलब बिल्कुल सही आंसर आ रहा है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो चलिए अब हमारे नेक्स्ट टाइप ऑफ ऑपरेटर पे चलते हैं, और वो क्या है, असाइनमेंट ऑपरेटर। तो अब इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। तो देखिए असाइनमेंट ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू असाइन वैल्यूज टू वेरिएबल्स। इसका मतलब क्या होता है, देखो नाम से आपको समझ आ रहा होगा कि कुछ ना कुछ असाइन करना है। जी हाँ, हमें असाइन करना है, वैल्यू असाइन करनी है वेरिएबल को, ठीक है। अब एक रूल इसका ये है कि यहाँ पर हम सिर्फ एक ही वेरिएबल यूज करेंगे। पहले हमने क्या करा था, 2 वेरिएबल यूज करे थे अरिथमेटिक में, यहाँ पर सिर्फ एक वेरिएबल आपको यूज करना है। सारा ऑपरेशन उसी वेरिएबल पे होगा और वही जो आंसर आएगा ना वो भी उसी वेरिएबल में स्टोर होगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल के लिए लिया है x, सिर्फ एक वेरिएबल सिंगल, उसमें मैंने 10 आंसर स्टोर किया, मतलब 10 इंटीजर वैल्यू स्टोर किए। अब मैं इसको बोल रही हूँ ऐड एंड असाइन। इसका मतलब है अब मैं बोल रही हूँ मेरे कोड एडिटर को कि आप एक काम करो, x की जो भी वैल्यू है ना, जो कि अभी फिलहाल 10 है, उसमें आप इस 5 को ऐड कर दो, मतलब 10 + 5 क्या होगा 15, और ये जो 15 आंसर आया ना इसको वापस आप x में ही स्टोर कर दो। जी हाँ, हम ऑपरेशन सिंगल वेरिएबल पे कर रहे हैं और वही आंसर हम उसी में स्टोर कर रहे हैं वापस से, किसी और वेरिएबल को यूज नहीं कर रहे हैं, एक सिंगल वेरिएबल यूज करेंगे और उसी में वो आंसर स्टोर होगा। सो आई होप आपको समझ आ गया होगा क्या मतलब होता है असाइनमेंट का। और ये जो सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन है, इसमें भी हम यही करेंगे, एक सिंगल वेरिएबल यूज करेंगे, वो वाला ऑपरेशन उसी पे परफॉर्म होगा और जो आंसर आएगा वो भी उसी वेरिएबल में स्टोर होगा, कोई और वेरिएबल हम यूज नहीं करेंगे। तो इसके लिए हम एक वेरिएबल बना लेते हैं जो कि होगा हमारा x, और इसमें मैं वैल्यू स्टोर करी हूँ 10। अब देखिए इसको लिखने के ना 2 तरीके हैं। जो सबसे फर्स्ट तरीका है वो देख लेते हैं हम, वो है मैं बोल रही हूँ ऐड एंड असाइन, मतलब x की अभी फिलहाल जो भी वैल्यू है उसमें आप 5 को ऐड कर दो, ठीक है। तो अब देखिए जो हमारा सबसे फर्स्ट टाइप ऑफ ऑपरेशन होगा वो होगा हमारा ऐड एंड असाइन का। अब ये कैसे परफॉर्म करेंगे ये देख लेते हैं हम। देखो इसको ना लिखने के 2 तरीके हैं। जो सबसे फर्स्ट तरीका है वो देख लेते हैं हम, वो सबसे इजीएस्ट है। देखो मैं बोल रही हूँ मेरे कोड एडिटर को कि आप एक काम करो, ऐड करो, असाइन करो, किसमें, x में, और क्या ऐड करना है, 5 को ऐड करो। x की जो भी वैल्यू अभी फिलहाल, जो कि अभी 10 दे रखी है हमने, x की अभी फिलहाल जो भी वैल्यू है आप उसमें 5 को ऐड कर दो। और फिर ये जो आंसर आ रहा है ना 15, इसको एक काम करो, इसको वापस से x में ही स्टोर कर दो, कोई और वेरिएबल यूज मत करो। तो देखो x + 5 वापस x में स्टोर कर दो, और हम इसको प्रिंट करके देखते हैं क्या आंसर आ रहा है। 15 आना चाहिए, x हम लिखेंगे यहाँ पर, तो मतलब सही आंसर आ रहा है। देखिए 15 आंसर आ रहा है। एक बार मैं इसको डिलीट करके फिर से रन करती हूँ।
देखिए 15 आंसर आ रहा है, मतलब सही आंसर आ रहा है। ठीक है, हमने एक ही वेरिएबल को यूज करा है। अब देखो इसको जो लिखने का दूसरा तरीका है ना, वो क्या है, आप एक काम करो, x लिखो, उसके बाद प्लस लिखो, इक्वल्स टू लिखो और फिर 5 लिखो। इसका मतलब क्या है, हम हमारे कोऑर्डिनेटर को बोल रहे हैं पहले आप एक काम करो, x में प्लस कर दो 5 को, और फिर जो आंसर आ रहा है ना वापस से x में ही स्टोर कर दो। x इक्वल्स टू लिखा है मतलब x में ही स्टोर कर दो। बस ये है इसको लिखने का तरीका। ठीक है, अब जो हमारा सेकेंड ऑपरेशन होगा वो होगा हमारा सब्ट्रैक्ट एंड असाइन। अब सब्ट्रैक्ट के लिए हमें लिखना होगा x इक्वल्स टू x माइनस 5। ओके, और हम इसे प्रिंट करते हैं x को। अब हम रन करके देखते हैं, 10 माइनस 5 क्या होगा, 5। अच्छा ये 10 क्यों बता रहा है, देखो मैं फिर से बताती हूँ, इसको कमेंट आउट नहीं करा है ना, इसलिए x की वैल्यू शुरुआत में क्या थी, 10 थी, हमने x में 5 प्लस किया, अब x की वैल्यू क्या बन गई है, 15 बन गई है। अब उस 15 में से ये 5 को माइनस कर रहा है, इसीलिए इसका आंसर आ रहा है 10। अगर मैं ये वाला पार्ट कमेंट आउट कर दूंगी तो अभी इसे 5 आंसर देगा, 10 माइनस 5 5। ये देखिए अब इसने सिर्फ 5 आंसर दिया। आई होप आपको समझ आ गया होगा, वो पूरा कंटिन्यूएशन में काम कर रहा था। ठीक है, इसको हम हमारे वाले तरीके से लिखते हैं क्योंकि हम अभी क्या पढ़ रहे हैं, हम असाइनमेंट ऑपरेटर पढ़ रहे हैं, तो असाइनमेंट ऑपरेटर तो यही है, तो इसको लिखने का सही तरीका भी यही है। शॉर्टकट है, आप वैसे भी लिख सकते हैं एज योर विश, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। ठीक है, अब जो हमारा नेक्स्ट टाइप ऑफ ऑपरेटर है वो है हमारा मल्टीप्लाई एंड असाइन। देखिए एक्स मल्टीप्लाई का साइन क्या होता है, स्टार इक्वल्स टू और फिर 2। ओके, मतलब 10 इंटू 2 हम बोल रहे हैं। ओके, और इसके बाद आप प्रिंट कर दो वापस से x को। अब हम इसको रन करके देखते हैं, देखिए 20 आंसर आ रहा है, 10 इंटू 2 20, मतलब सही आंसर आ रहा है। इसको भी हम कमेंट आउट कर देते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट है वो है हमारा डिवीजन एंड असाइन या डिवाइड एंड असाइन, आप कुछ भी बोल सकते हैं। x डिवाइड का साइन इक्वल्स टू और फिर 4 से मैं डिवाइड कर रही हूँ 10 को। ठीक है, आंसर क्या आएगा, और यहाँ पर हम लिख देते हैं, या चलिए 2 से, चलो 4 से डिवाइड करते हैं, है ना, प्रिंट x। ठीक है, अब हम इसको रन करके देखते हैं, 2 पॉइंट कुछ आएगा, हाँ 2.5 आ रहा है, बिल्कुल सही आंसर आ रहा है। ओके, तो चलिए हमने ये भी देख लिया कि क्या होता है हमारे असाइनमेंट ऑपरेटर। इसके बाद मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग चीज सिखाऊंगी जो कि होगा प्रोजेक्ट हमारे पाइथन पर बेस्ड, और एक दो चीजें कुछ ऐसी होगी जो पाइथन में बहुत ज्यादा नहीं है और इंटरेस्टिंग है और जो सिर्फ पाइथन से ही की जा सकती है, वो भी आपको इसी ट्यूटोरियल में समझाऊंगी। तो इसको एंड तक देखना, हाँ, और शेयर करना जितना ज्यादा हो सके ये वाले कोर्स को, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और हर ट्यूटोरियल में आपको प्रोजेक्ट्स मिलेंगे। तो चलिए हम हमारे नेक्स्ट वाले ऑपरेटर पे चलते हैं। नेक्स्ट टाइप ऑफ ऑपरेटर देखते हैं जो कि है कंपैरिजन ऑपरेटर। अब ये क्या होता है, इसके नाम से आपको लग रहा होगा कुछ ना कुछ कंपेयर करना है। जी हाँ, हमें दो वैल्यूज को कंपेयर करना होगा, मतलब दो वेरिएबल की जरूरत पड़ेगी हमें, करेक्ट। उसके साथ साथ हमारा जो डेफिनेशन है वो देखिए, सबसे पहले कंपैरिजन ऑपरेटर्स कंपेयर टू वैल्यूज एंड रिटर्न अ बूलियन वैल्यू, मतलब ये बूलियन वैल्यू में आंसर देगा, ट्रू और फॉल्स में आंसर देगा, करेक्ट। अब एक बार हम एग्जाम्पल देख लेते हैं, उसके बाद कोड बनाकर देख लेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने दो वेरिएबल्स क्रिएट कर रखे हैं जिसमें हमने वैल्यूज दिए, उसके बाद ग्रेटर देन रहेगा, मतलब ये कंपेयर कर रहा है कि दो वैल्यूज में से या दो वेरिएबल में से कौन सा ग्रेटर है, करेक्ट। उसके बाद कौन सा लेसर है, क्या ये इक्वल्स टू है या नॉट इक्वल टू है, या ग्रेटर देन है इक्वल टू है, या फिर लेस देन इक्वल्स टू है। अभी क्या है, हम विजुअल स्टूडियो पर आते हैं और इसका कोड बना के देखते हैं ताकि आपको और अच्छे समझ आ जाए। तो चलिए, हमारा सबसे पहले तो हमें एक वेरिएबल क्रिएट करना पड़ेगा, उसके बाद हम देखेंगे सभी तरीके की कंपैरिजन ऑपरेटर्स। तो x वेरिएबल मैंने क्रिएट करा है और उसमें वैल्यू स्टोर कर रही हूँ 5। ओके, एंड देन y, आप कुछ और नाम भी दे सकते हैं, y, उसके बाद उसमें वैल्यू स्टोर कर रहे हैं हम 8, करेक्ट। उसके बाद अब हम देखेंगे हमारा फर्स्ट टाइप ऑफ कंपैरिजन ऑपरेटर, और जो कि है ग्रेटर देन। अब देखिए कैसे कंपेयर करेंगे हम, सबसे पहले प्रिंट लिखेंगे, उसके अंदर पेरेंथेसिस में अब हम कंपेयर करेंगे। अब हम हमारे कोऑर्डिनेटर से बोल रहे हैं, मतलब पूछ रहे हैं कि आप बताओ क्या हमारा x बड़ा है y से, ये ग्रेटर देन वाला साइन है, ठीक है। क्या हमारा x बड़ा है y से, आप बताइए, क्या 5 बड़ा है 8 से, नहीं नहीं है, तो ये क्या आंसर देगा, फॉल्स, ऑब्वियसली। चलिए हम रन करके देखते हैं, ये देखिए फॉल्स आंसर दे रहा है, मतलब सही दे रहा है। ठीक है, हमने इससे पूछा कि क्या 5 बड़ा है 8 से, नहीं नहीं है, तो मतलब ये फॉल्स आंसर दे रहा है। अब जो नेक्स्ट टाइप ऑफ कंपैरिजन ऑपरेटर है वो है लेस देन। अब देखिए यहाँ पर हम लेस देन का साइन लगा देते हैं, और अब हम हमारे कोऑर्डिनेटर से पूछ रहे हैं क्या x छोटा है y से, हाँ बिल्कुल छोटा है। क्या 5 छोटा है 8 से, बिल्कुल छोटा है, तो मतलब अभी आंसर देगा ट्रू।
ये देखिए ट्रू आंसर दे रहा है, करेक्ट। अब देखिए हमारा नेक्स्ट टाइप ऑफ ऑपरेटर है इक्वल्स टू। अब यहाँ पर देखिएगा इक्वल्स टू का साइन मैं 2 बार लगा रही हूँ यहाँ पर, क्यों? ये देखिए यहाँ पर हम क्या कर रहे थे, सिर्फ एक ही बार इक्वल्स टू का साइन लगा रहे थे, यहाँ पर 2 टाइम्स लगा रहे हैं। अब देखिए इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है, ये देख लीजिए। जब भी आपको किसी वेरिएबल में कोई डाटा असाइन करना है, वैल्यू असाइन करनी है, तब आप इक्वल्स टू एक बार लिखना, करेक्ट। और जब भी हमें कुछ कंपेयर करना है, क्या ये दोनों इक्वल है, तब हमें 2 बार इक्वल्स टू लिखना है। ओके, ये डिफरेंस है इन दोनों में। अब देखिए हम रन करके देखते हैं, आप बताइए आंसर क्या आएगा, फॉल्स। हम हमारे कोऑर्डिनेटर से बोल रहे हैं कि क्या x और y दोनों बराबर है, क्या 5 और 8 बराबर है, नहीं है, तो इसीलिए फॉल्स आंसर आएगा। ये देखिए फॉल्स आंसर दे रहा है, ये मतलब सही आंसर दे रहा है, करेक्ट। अब जो हमारा नेक्स्ट टाइप ऑफ ऑपरेटर है वो है नॉट इक्वल्स टू। अब देखिए इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है, नॉट इक्वल्स टू में ना साइन आएगा एक्सक्लेमेटरी वाला, उसके बाद इक्वल्स टू का। अब हम हमारे कोऑर्डिनेटर से बोल रहे हैं कि x और y दोनों इक्वल नहीं है। पहले हम बोल रहे थे दोनों इक्वल है, अब हम बोल रहे हैं दोनों इक्वल नहीं है, तो बिल्कुल नहीं है, तो मतलब ट्रू आंसर आएगा इसका, करेक्ट। ये देखिए यहाँ पर ट्रू आंसर दे रहा है, मतलब ये दोनों इक्वल नहीं है। अब अगर मैं इसको 5 कर दूं, देखिए मैं इसको कर देती हूँ 5, और अब इस वाले टर्मिनल को डिलीट ही करते हैं और फिर से रन करते हैं। ये देखिए फॉल्स आंसर दे रहा है। अब देखिए यहाँ पर हम बोल रहे हैं कोऑर्डिनेटर को कि क्या x और y इक्वल्स टू नहीं है, ये तो इक्वल्स टू है बट हम बोल रहे नहीं है, इसीलिए फॉल्स आंसर दे रहा है। और यहाँ पर हम बोल रहे हैं कि x और y दोनों इक्वल है, तो हाँ बिल्कुल है, इसीलिए ट्रू आंसर दे रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पर डाटा चेंज कर दिया था। फिर से चेंज कर देते हैं, हम पहला वाला ही रहने देते हैं। अब हम नेक्स्ट टाइप ऑफ ऑपरेटर देखते हैं इसी में, जो कि है ग्रेटर देन इक्वल्स टू। ओके, तो देखिए प्रिंट, उसके बाद सिमिलरली x, और फिर ग्रेटर देन इक्वल्स टू, और फिर y। अब देखिए यहाँ पे 2 ऑपरेटर यूज हो रहे हैं, एक तो लेस देन भी हो रहा है और एक इक्वल्स टू भी हो रहा है। अब इसकी कंडीशन देखना, अगर इन दोनों में से एक भी सही जाता है तो ये आंसर ट्रू में देगा, अगर दोनों ही गलत जाती है तो ही आंसर फॉल्स में देगा। मैं आपको समझाती हूँ कैसे। हम हमारे कोऑर्डिनेटर को बोल रहे हैं कि क्या x, पहले ही वाला देखना, क्या x बड़ा है y से, क्या 5 बड़ा है 8 से, नहीं है, तो ये वाला आंसर क्या देगा, ये देगा फॉल्स, ठीक है। अब उसके बाद हम बोल रहे हैं कि क्या x और y दोनों बराबर है, नहीं ये भी नहीं है। दोनों बराबर है क्या, 5 और 8 बराबर है, नहीं है, तो ये भी आंसर क्या देगा, फॉल्स देगा। दोनों का आंसर फॉल्स है तो आंसर फॉल्स ही आएगा। अब अगर मैं यहाँ पर इसकी वैल्यू चेंज कर दूं, ठीक है, इसकी वैल्यू कर देते 8। अब मुझे बताइए यहाँ पर 2 ऑपरेटर है, पहला वाला ऑपरेटर की कंडीशन देखते हैं, ग्रेटर देन की, क्या x बड़ा है y से, क्या 8 बड़ा है 8 से, नहीं है, तो इसका आंसर क्या आएगा, फॉल्स ही आएगा। सेकंड कंडीशन इक्वल्स टू की, क्या x और y दोनों बराबर है, हाँ ये दोनों बराबर है, मतलब ट्रू, तो दोनों में से एक भी अगर ट्रू है तो ट्रू ही आंसर देगा। तो अब देखिए इसका आंसर ट्रू आएगा। हम रन करके देख लेते हैं, ये देखिए इसका आंसर ट्रू आ रहा है, ठीक है। अब मैं इसकी वैल्यू चेंज कर देती हूँ, यहाँ पर हमने वैल्यू चेंज कर दी फिर से। तो अब देखिए यहाँ पर, क्या 5 बड़ा है 8 से, नहीं है, छोटा है, इसका आंसर भी फॉल्स है। और क्या दोनों इक्वल है, नहीं ये भी नहीं है, तो इसका आंसर भी फॉल्स है, तो फॉल्स ही आएगा आंसर। ये देखिए फॉल्स आंसर आ रहा है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि कैसे काम करता है। अब नेक्स्ट टाइप ऑफ ऑपरेटर हम देख लेते हैं, जो कि है हमारा लेस देन इक्वल्स टू, लेस देन और इक्वल्स टू। ओके, तो यहाँ पर हम लेस देन का साइन लगा देंगे, सिंपल। अब हम हमारे कोऑर्डिनेटर को बोल रहे हैं कि क्या x छोटा है y से, क्या 5 छोटा है 8 से, हाँ बिल्कुल है, तो मतलब इसका आंसर क्या आएगा, ट्रू आएगा। इसके बाद नेक्स्ट ऑपरेटर क्या है, इक्वल्स टू, क्या 5 और 8 बराबर है, नहीं है, इसका आंसर क्या आएगा, फॉल्स, बट दोनों में से एक का आंसर तो ट्रू है, तो ट्रू ही आएगा आंसर हमारा। ये देखिए आंसर ट्रू आ रहा है। ओके, तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि कंपैरिजन ऑपरेटर्स क्या होते हैं, कैसे यूज करते हैं। और वैसे इसका नाम रिलेशन ऑपरेटर्स भी होते हैं, क्योंकि एक दूसरे से रिलेशन है, एक तरीके से हम यही चेक कर रहे हैं, करेक्ट, तो इसीलिए। अब हमारे नेक्स्ट टाइप ऑफ ऑपरेटर देखते हैं, जो कि हमारा लॉजिकल ऑपरेटर। अब ये क्या होता है और इसकी डेफिनेशन भी देखते हैं हम साथ में। तो देखिए हमारे लॉजिकल ऑपरेटर की डेफिनेशन है, लॉजिकल ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू कंबाइन कंडीशनल स्टेटमेंट्स। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, कुछ सर्टन कंडीशन रहेगी, 2 कंडीशन रहेगी, दोनों कंबाइन होके कुछ ना कुछ आपको आउटपुट देगी, कुछ ना कुछ रिजल्ट देगी। बट मेन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि यहाँ पर 3 तरह के लॉजिकल ऑपरेटर्स है, और तीनों लॉजिकल ऑपरेटर में जब कंडीशंस कंबाइन होगी ना, अलग अलग तरीके से आउटपुट देगी। अब वो कैसे देगी वो देख लेते हैं हम। बट यहाँ पर ये चेंजेस रहेगा कि हमारे 3 तरह के लॉजिकल ऑपरेटर है, एंड और नॉट। तो जब दोनों कंडीशंस कंबाइन होगी ना, तो अलग अलग टाइप से आंसर देगी, सेम आंसर नहीं देगी, सेम कंडीशन में आंसर नहीं देगी, अलग अलग तरीके से आंसर देगी। कैसे वो देख लेते हैं हम।
तो अब देखिए ये वाला मैंने आपके लिए डायग्राम बनाया है, आपको और अच्छे समझ आएगा, डायग्राम या टेबल कुछ भी समझ लीजिए, बट आपको समझने में बहुत आसानी रहेगी। तो देखिए हमने दो कंडीशंस लिए, एक्स और वाई, ठीक है। अब देखिए सबसे फर्स्ट कंडीशन हम एंड के लिए देखेंगे, इसके लिए जब ये एक्स और वाई कंबाइन होंगे एंड ऑपरेटर के साथ, ठीक है, तो क्या आंसर देंगे वो देखते हैं हम। इस वाले पे ध्यान रखना पूरा। अब अगर मैं बोलूं एक्स वाले की वैल्यू ट्रू है और वाई की वैल्यू ट्रू है, अभी फिलहाल ये समझ लो, आपको कोड के टाइम पे और अच्छे समझ आएगा, बस अभी ये समझ लो, अगर x की वैल्यू ट्रू है और y की भी वैल्यू ट्रू है तो ही आंसर ट्रू आएगा। देखो आप एंड नाम से समझ जाओ, एंड मतलब क्या होता है, दोनों, अगर दोनों की वैल्यू, दोनों कंडीशंस की वैल्यू ट्रू है तो ही ट्रू आंसर आएगा, बाकी हर कंडीशन में आंसर फॉल्स आएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर x भी ट्रू है, y भी ट्रू है, तो आंसर ट्रू है। यहाँ पर क्या है, x ट्रू है पर y फॉल्स है, मतलब दोनों में से एक ही ट्रू है, दो ही ट्रू नहीं है, तो मतलब आंसर फॉल्स आएगा। यहाँ पर भी यही हो रहा है, यहाँ पर x फॉल्स है और y ट्रू है, मतलब दोनों में से एक ही ट्रू है, दोनों ट्रू नहीं है, तो मतलब इसका आंसर आएगा फॉल्स। और यहाँ पर दोनों फॉल्स है, x और y, तो ऑब्वियसली आंसर फॉल्स ही आएगा एंड में। तो ये वाला हमने पार्ट समझ लिया क्या होता है। तो अभी हम इसका कोड बना के भी देखेंगे, डोंट वरी, अभी फिलहाल ये दोनों भी समझ ले फिर, ठीक है। अब हम और वाला देखते हैं, और ऑपरेटर में अगर x और y को हम कंबाइन करेंगे तो क्या आंसर देगा, सर्टेन रिजल्ट्स देगा। अब देखिए अगर x की वैल्यू ट्रू है और y की भी वैल्यू ट्रू है, तो अब देखो और में क्या होगा ना, सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाती हूँ, इससे पहले ही आपको समझ आ जाएगा। और के नाम से आप समझ लो, और मतलब दोनों में से एक, अगर दोनों में से एक भी ट्रू है तो आंसर ट्रू है, अदरवाइज फॉल्स है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर क्या है, दोनों ही ट्रू है, x भी ट्रू है, y भी ट्रू है, तो मतलब आंसर ट्रू ही आएगा ऑब्वियसली। यहाँ पर क्या है, x ट्रू है पर y फॉल्स है, पर दोनों में से एक तो ट्रू है, तो मतलब आंसर ट्रू है। यहाँ पर क्या है, x फॉल्स है पर y ट्रू है, मतलब दोनों में से एक ट्रू है, तो आंसर ट्रू आएगा। और यहाँ पर दोनों ही फॉल्स है, फिर तो आंसर फॉल्स ही आएगा। मैंने आपसे कहा है और में दोनों में से अगर एक भी ट्रू है तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। तो अगर दोनों फॉल्स है तो ही आंसर फॉल्स आएगा, बाकी सभी कंडीशंस में ट्रू आएगा। अब देखिए नॉट का मतलब क्या होता है। नॉट का मतलब इजी सा है, अगर आंसर ट्रू है तो उसको फॉल्स बना देगा, अगर फॉल्स है तो ट्रू बना देगा, बस रिवर्स करेगा, इसका काम ये है। अब नॉट ऐसे कंबाइन होके काम नहीं करता एक्स और वाई के बीच में, या तो नॉट आप एक्स पे लगा दो या नॉट वाई पर लगा दो, ऐसे होता है काम। तो अगर हम एक्स का देखें तो देखो यहाँ पर ट्रू था तो इसने क्या करा, फॉल्स कर दिया, बस रिवर्स कर दिया, यहाँ पे ट्रू था फॉल्स कर दिया, यहाँ पे फॉल्स था, यहाँ पे भी फॉल्स था, तो यहाँ पे ट्रू और ट्रू कर दिया। सिमिलरली वाई में भी यही करा इसने, यहाँ पर ट्रू था तो फॉल्स कर दिया, फॉल्स था तो ट्रू कर दिया, यहाँ पे ट्रू था तो फॉल्स कर दिया, फॉल्स था तो ट्रू कर दिया। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि कैसे काम करते हैं। अब चलिए हम इसका कोड बना के देखते हैं, तब आपको और ज्यादा अच्छे समझ आ जाएगा। तो अब यहाँ पर हम लॉजिकल ऑपरेटर में क्या करें, कंडीशंस देख रहे हैं, तो अब दो कंडीशंस है तो दो वेरिएबल क्रिएट करने पड़ेंगे, उसमें एक एक कंडीशन हम स्टोर करेंगे। कंडीशन क्या होगी, ट्रू, फर्स्ट वाले का ट्रू है, ठीक है, और वाई में हम फॉल्स स्टोर कर देते हैं अभी फिलहाल के लिए, वाई में हम फॉल्स स्टोर कर देते हैं, फर्स्ट वाली कंडीशन ट्रू है, सेकंड वाली फॉल्स है। तो सबसे पहले हम एंड ऑपरेटर देखेंगे, ठीक है। तो अब आपके लिए मैं लिख भी देती हूँ यहाँ पर एंड, ओके। अब देखिए इसके लिए हम प्रिंट में लिखेंगे जैसे पहले सभी ऑपरेटर्स में हम लिख रहे थे, सिमिलरली वैसे ही लिखेंगे, बस यहाँ पर क्या करेंगे, एक्स एंड यूज करेंगे, एंड ऑपरेटर यूज करें। देखो लोअर केस में लिख रही हूँ, अपर केस में नहीं लिख रही हूँ, तो ध्यान से देखिएगा, एक्स एंड वाई। अब देखिए इसका आउटपुट क्या आएगा एंड में, एक्स और वाई में हम एंड ऑपरेटर यूज करें, अगर दोनों ट्रू है तो ही ट्रू होगा एंड में, अदरवाइज फॉल्स होगा। तो यहाँ पर बताइए क्या आंसर आएगा, फॉल्स आएगा, क्योंकि यहाँ पे दोनों ट्रू थोड़ी है, दोनों में से एक ही ट्रू है, तो देखिए आंसर फॉल्स आएगा। ये देखिए आंसर फॉल्स आ रहा है। अब यही मैं यहाँ पर ट्रू लिख दूं, ठीक है, यहाँ पर हम ट्रू लिख देते हैं। अब हम रन करते हैं, ये देखिए आंसर ट्रू आ रहा है, एंड में अगर दोनों ट्रू है तो ही ट्रू आएगा, अदरवाइज फॉल्स आएगा, ठीक है। अब देखिए हम फिर से आंसर चेंज कर देते हैं, अब हम और ऑपरेटर को यूज करके देखते हैं, ठीक है, क्या आंसर क्या आएगा। तो उसके लिए हमें प्रिंट, सिमिलरली उसके बाद एक्स, और यहाँ पर और ऑपरेटर यूज कर रहे हैं हम, ठीक है, और वाई। अब बताइए इसका आंसर क्या आएगा, एक की कंडीशन ट्रू है एक की फॉल्स है, तो आंसर क्या आएगा। और में मैंने आपसे कहा था अगर दोनों में से एक भी ट्रू है तो ट्रू आएगा, अदरवाइज फॉल्स आएगा, तो यहाँ पर एक ट्रू है तो आंसर क्या आएगा, ट्रू आएगा। देखिए इसका आंसर ट्रू आ रहा है, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पर दोनों को ही फॉल्स कर दूं तो आंसर क्या आएगा, एंड में भी फॉल्स आएगा और इसमें भी फॉल्स आएगा। देखिए एंड में भी फॉल्स आ रहा है और इसमें भी फॉल्स आ रहा है, क्योंकि दोनों ही फॉल्स है तो फॉल्स आएगा, करेक्ट। फिर से हम इसकी वैल्यू चेंज कर देते हैं। अब हम नेक्स्ट टाइप ऑफ ऑपरेटर देखेंगे जो कि है नॉट। अब देखिए नॉट ऑपरेटर क्या होता है,
ये हमने देख तो लिया था, सिर्फ रिवर्स का काम करेगा, हाँ, और कुछ भी नहीं करेगा ये। अब हम लिखते हैं यहाँ पर प्रिंट, और नॉट को देखिए NOT, उसके बाद एक ही वेरिएबल की जरूरत होती है यहाँ पे, तो x लगा दिया हमने। अब x की वैल्यू क्या है, ट्रू है, तो ये आंसर फॉल्स में देगा। देखिए फॉल्स आ रहा है। अब यही अगर मैं यहाँ पर y लिख दूं तो y की वैल्यू क्या है, फॉल्स है, तो आंसर ट्रू में देगा। ये देखिए आंसर ट्रू में दे रहा है। ओके, सो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि लॉजिकल क्या होते हैं ऑपरेटर्स। अब यहाँ पर मैंने थोड़ा सा थ्योरी पार्ट भी लिखी है, एक टेबल टाइप बनाया, आप इसको पढ़ सकते हैं। वही है जो मैंने वहां पर आपको समझाया था, बस ये टेक्स्ट के फॉर्म में लिखा हुआ है, वहां पे मैंने पूरा टेबल जैसा बनाया था आपको, ठीक है, तो एक बार आप पढ़ लीजिएगा। तो हमारा नेक्स्ट टाइप ऑफ ऑपरेटर है मेंबरशिप ऑपरेटर। अब ये क्या होता है ये देख लेते हैं हम डेफिनेशन के साथ। तो मेंबरशिप ऑपरेटर्स टेस्ट फॉर मेंबरशिप इन अ सीक्वेंस। अब देखिए ये क्या है, मेंबरशिप के नाम से ही हमें समझ आ रहा है कि हम चेक कर रहे हैं कि क्या कुछ डाटा उस चीज का मेंबर है। किस चीज का मेंबर है, देखिए यहाँ पर लिस्ट और स्ट्रिंग की बात हो रही है। ये वाला थोड़ा सा एडवांस पार्ट है, वो मैं आगे वाले ट्यूटोरियल में आपको समझाऊंगी, हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। अभी फिलहाल मैं आपको शॉर्ट में बता रही हूँ कि लिस्ट क्या होता है। यहाँ पर हमने लिस्ट का एग्जाम्पल लिया है। लिस्ट का इजी सा मतलब आप ये समझ सकते हैं कि एक लिस्ट टाइप रहेगी, मतलब एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आप एक से ज्यादा डाटा स्टोर कर सकते हो, हाँ, और उन्हें सेपरेट कर सकते हो कॉमा से। और यहाँ पे जो ब्रैकेट रहेगा ना वो स्क्वायर ब्रैकेट रहेगा, तो मतलब वो लिस्ट है, ठीक है। फिर से बोल रही हूँ, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर अगर आप एक से ज्यादा डाटा स्टोर कर रहे हो कॉमा लगाकर, तो मतलब वो लिस्ट होगी, ठीक है। अब हम बस मेंबरशिप ऑपरेटर को यूज करके बस ये पूछेंगे हमारे कोऑर्डिनेटर से कि क्या ये वाला डाटा इस लिस्ट का मेंबर है। अगर है तो आप आंसर दे दो, और नहीं है तो वो आंसर दे दो। तो अगर हम पूछ रहे हैं कि ये मेंबर है या नहीं है, तो फिर ट्रू और फॉल्स में ही आंसर देगा वो, एज बूलियन वैल्यूज, ठीक है। तो चलिए हमारे विजुअल स्टूडियो कोड पर आते हैं और हम बनाकर देखते हैं हमारी लिस्ट। अब देखिए मेरी लिस्ट का नाम मैं दे रही हूँ माई लिस्ट, आप कुछ भी नाम दे सकते हो। अब स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आएगी हमारी लिस्ट, कॉमा से आप डाटा को स्टोर करते जाओ, कितना भी आप डाटा स्टोर कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। करेक्ट, हमने हमारी लिस्ट क्रिएट कर ली है। अब देखिए फर्स्ट टाइप ऑफ जो हमारा मेंबरशिप ऑपरेटर होगा वो होगा इन। अब देखिए इसको कैसे यूज करते हैं, प्रिंट लिखूंगी मैं, उसके बाद हम यहाँ पर एक डाटा कोई सा भी ले लेते हैं, चलिए 3 ले लेते हैं, 3 है ना हमारी लिस्ट में, ऑब्वियसली है 3। तो हम हमारे कोऑर्डिनेटर से पूछ रहे हैं क्या 3 हमारी लिस्ट में है। इस 3 लिखा है, इन लिखा है, उसके बाद हमारी लिस्ट का नाम लिखना है हमें, ठीक है। तो माई लिस्ट, क्या 3 हमारी माई लिस्ट में है, अगर है तो आंसर बता दो आप, और नहीं है तो फिर वो बता दो। तो देखिए आंसर ट्रू आ रहा है, मतलब हमारी लिस्ट में 3 है। अब अगर मैं 3 की जगह लिख दूं 9, जो कि हमारी लिस्ट में है ही नहीं, अब रन करके देखते, देखिए आंसर आ रहा है फॉल्स, मतलब हमारी लिस्ट में नहीं है 9, करेक्ट। अब जो नेक्स्ट टाइप ऑफ हमारा मेंबरशिप ऑपरेटर है वो है नॉट इन। अब ये क्या होता है, देखिए सबसे पहले सेम तरीके से आपको लिखना है प्रिंट, उसके बाद कुछ भी डाटा ले लो, मैं 0 ले लेती हूँ जो कि नहीं है उसमें, ठीक है, नहीं है हमारी लिस्ट में। तो क्या 0 हमारी लिस्ट में नहीं है, नॉट इन लिखेंगे हम यहाँ पे, ठीक है, नॉट पहले और फिर इन, और फिर लिस्ट का नाम जैसे हम अभी तक लिख रहे थे। क्या 0 हमारी लिस्ट में नहीं है, तो हाँ नहीं है, आंसर ट्रू में देगा। हम खुद ही बोल रहे हैं कि 0 हमारी लिस्ट में नहीं है, तो आंसर ट्रू में देगा वो। देखिए आंसर ट्रू में दे रहा है। अब मैं यहाँ पर 1 लिख दूं जो कि है हमारी लिस्ट में, ठीक है। अब क्या आंसर देगा वो, ऑब्वियसली फॉल्स देगा, क्योंकि हम बोल रहे हैं 1 नहीं हमारी लिस्ट में, बट वो तो है ना लिस्ट में, इसीलिए फॉल्स में आंसर दे रहा है। ओके, सो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि हमारा मेंबरशिप ऑपरेटर्स क्या होते हैं और कैसे यूज करते हैं इन्हें। तो अब देखिए हमारे नेक्स्ट टाइप ऑफ ऑपरेटर है आइडेंटिटी ऑपरेटर्स। अब देखिए हम यहाँ पर आइडेंटिटी देखेंगे हमारे ऑपरेटर की। तो हमने यहाँ पर 2 वेरिएबल क्रिएट करा है, वैसे 3 करे हैं, बट शुरुआत में आप देखिए यहाँ पर 2 वेरिएबल क्रिएट करें, इन दोनों की वैल्यू बराबर दी है हमने 1 2 3। एक लिस्ट क्रिएट करी छोटी सी जिसमें हमने 1 2 3 दिया है, एक्स में भी और वाई में भी। अब देखिए मैं स्टार्टिंग में ही बता रही हूँ, भले ही यहाँ पर आपने वैल्यू सेम दी है, बट ये दोनों सेम नहीं है, ये ऑब्जेक्ट अलग है, इनकी वैल्यू सेम है, इनका डाटा सेम है, बट ऑब्जेक्ट्स अलग अलग है, एक्स और वाई बराबर नहीं है, ठीक है, दोनों सेम नहीं है। इनकी वैल्यू बराबर है बट ये दोनों सेम नहीं है। अब देखिए यहाँ पर हमने थर्ड वेरिएबल क्रिएट करा है z, और इक्वल्स टू करके हमने x लिख दिया। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि हमने x के वेरिएबल को भी और उसके पूरे डाटा को, मतलब पूरे ऑब्जेक्ट को, पूरे वेरिएबल को ही हमने z के अंदर स्टोर कर दिया है। मतलब अब z बराबर या सेम हो गया है x के, अब ये दोनों एक है, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो अब जहां पर भी हम ये पूछेंगे ना कि क्या z x दोनों सेम ऑब्जेक्ट है, तो मतलब इसका मतलब होगा आंसर देगा ट्रू में। जब तक कि हम ऐसे नहीं लिख देते x इक्वल्स टू वाई, तब तक ये सेम ऑब्जेक्ट नहीं कहलाएंगे। ये बस ये होगा कि इनकी वैल्यू सेम है बट ये ऑब्जेक्ट सेम नहीं है।
अगर हमने ऐसे लिख दिया x इक्वल्स टू वाई, मतलब अब ये दोनों सेम ऑब्जेक्ट हो चुके हैं। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब यहाँ पे अलग अलग सिचुएशंस है, वो सब हम देख लेते हैं, उसके बाद हम कोड बना के देखेंगे इसका। फर्स्ट है चेक इफ टू वेरिएबल पॉइंट टू द सेम ऑब्जेक्ट। हमें चेक करना है कि क्या दो वेरिएबल एक ही ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहे हैं, सेम ही ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहे हैं। तो हमने यहाँ पर पूछा है हमारे कोऑर्डिनेटर से x इज z, मतलब क्या x और z दोनों सेम ही ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल कर रहे हैं, क्योंकि हमने यहाँ पर लिखा है x इक्वल्स टू z या z इक्वल्स टू x। इसका मतलब है x की वैल्यू जो भी होगी वो z है, और या z की वैल्यू जो भी है वो x है। तो मतलब दोनों सेम ही ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहे हैं, तो इसका आंसर आएगा ट्रू में। अब यही अगर मैं यहाँ पर लिख दूं x इज y, तो इसका आंसर क्या आएगा, फॉल्स आएगा। भले इन दोनों की वैल्यू सेम है बट ये है अलग अलग ऑब्जेक्ट। अगर आपको ट्रू आंसर चाहिए तो आपको लिखना पड़ेगा x इक्वल्स टू y, तो ही ये ट्रू देगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट देखते हैं हम। चेक इफ टू वेरिएबल्स डू नॉट पॉइंट टू द सेम ऑब्जेक्ट। अब हम ये चेक करें कि डू नॉट पॉइंट टू द सेम ऑब्जेक्ट, पहले हम चेक कर रहे थे पॉइंट टू द सेम ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब यहाँ पर हम बोल रहे हैं कि x इज नॉट y, मतलब क्या x y को पॉइंट नहीं कर रहा है, मतलब x और y दोनों सेम ऑब्जेक्ट को पॉइंट नहीं कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, इसीलिए आंसर ट्रू में दे रहा है ये। ठीक है, अगर यही मैं यहाँ पर लिख दूं x इज नॉट z, तो फिर फॉल्स में आंसर देगा ये। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट देखते हैं हम। इवन थ्रू x एंड y हैव द सेम कंटेंट दे आर डिफरेंट ऑब्जेक्ट। वो मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था, भले ही x और y की वैल्यू सेम है बट ये डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स है। ठीक है, तो हमने अगर यहाँ पर लिख दिया x इक्वल्स टू वाई, अब देखिए डबल इक्वल्स टू का मतलब होता है वैल्यू से कंपैरिजन। अब यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट की बात नहीं कर रहे हैं, वैल्यू की बात कर रहे हैं। डबल इक्वल्स टू का मतलब है, तो क्या x की वैल्यू और y की वैल्यू सेम है, बराबर है। हाँ बिल्कुल बराबर है, तो ट्रू में आंसर देगा। अब नेक्स्ट हमने पूछा है x इज y, यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं। क्या x और y दोनों सेम ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहे हैं, नहीं नहीं कर रहे हैं, इसीलिए फॉल्स में आंसर देगा। एक बार हम कोड बना के देख लेते हैं, बहुत ईजी सा है, थोड़ी सी देर में हो जाएगा। उसके बाद जो मैंने आपको बोला था ना कि बहुत नई चीजें हम पाइथन में सीखेंगे, वो सीखेंगे। इसको एंड तक देखना ट्यूटोरियल को, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, अब देखिए हम पहले देख लेते हैं x इक्वल्स टू, हम एक लिस्ट क्रिएट कर रहे हैं, कुल मिला के शॉर्ट ही लिस्ट क्रिएट करते हैं हम x, और दूसरी लिस्ट हम क्रिएट कर लेते हैं y के नाम से। ठीक है, डाटा सेम रहेगा दोनों का। अब जो थर्ड वेरिएबल हम क्रिएट कर रहे हैं वो z, और अब मैं बोल रही हूँ कि z x के बराबर है या दोनों एक ही है, ये भी आप मान सकते हैं। ठीक है, अब देखिए फर्स्ट चेक इफ टू वेरिएबल पॉइंट टू द सेम ऑब्जेक्ट, फॉर दैट वी हैव टू राइट प्रिंट। ठीक है, उसके बाद हम लिख रहे हैं x इज z। क्या x और z दोनों एक ही ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहे हैं, हाँ बिल्कुल कर रहे हैं, क्योंकि हमने डायरेक्टली लिख दिया ना x इक्वल्स टू z, तो ये देखिए ट्रू में आंसर दे रहा है। ठीक है, अब जो नेक्स्ट टाइप है वो है हमारा चेक इफ टू वेरिएबल डू नॉट पॉइंट टू द सेम ऑब्जेक्ट, तो उसके लिए हमें प्रिंट लिखना पड़ेगा। उसके बाद फिर से पेरेंथेसिस के अंदर हमें लिखना है x इज नॉट y, मतलब x और y दोनों सेम ऑब्जेक्ट को पॉइंट नहीं कर रहे हैं। तो हाँ बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, तो ट्रू में आंसर देगा। ये देखिए यहाँ पे ट्रू में आंसर दे रहा है। ओके, आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब जो हमारा नेक्स्ट टाइप है वो है इवन दो x एंड y हैव द सेम कंटेंट दे आर डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। हाँ ठीक है, तो हम एक बार ये चेक कर लेते हैं कि क्या x बराबर है, डबल इक्वल्स टू यूज कर रहे हैं, बराबर है y के, वैल्यू सेम है बट ऑब्जेक्ट्स अलग अलग है। ठीक है, मतलब डबल इक्वल्स टू का मतलब होता है कि वैल्यू से कंपैरिजन करना है, दोनों की वैल्यू सेम है। हाँ बिल्कुल सेम है। अब जो नेक्स्ट हम इज यूज करेंगे, हम यहाँ पर लिख रहे हैं कि क्या x और y दोनों पॉइंट कर रहे हैं सेम ऑब्जेक्ट को, नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए फॉल्स में आंसर देगा। ये देखिए फॉल्स में आंसर दे रहा है। अब देखिए मैं यहाँ पर लिख देती हूँ y। ठीक है, अब y लिख दिया, अब ये ट्रू में आंसर देगा। लास्ट वाला देखना आंसर, ये एरर क्यों बता रहा है, एरर इसलिए बता रहा है क्योंकि यहाँ पर हमने z लिख रखा है और z को तो हमने हटा दिया है, तो कोड तो पूरा ही चेक करेगा ना, इसीलिए। अब फिर से रन करते हैं हम, देखिए मैं डिलीट करके फिर से रन करती हूँ। ये देखिए यहाँ पर ट्रू में आंसर दे रहा है, क्योंकि हमने अब लिख दिया है कि x और y दोनों एक ही है। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि आइडेंटिटी ऑपरेटर्स क्या होते हैं और कैसे यूज करते हैं। तो चलिए अब हम एक मिनी प्रोजेक्ट बनाते हैं। अब आप इसे मिनी प्रोजेक्ट कह लीजिए या एक कुछ नई चीज हम सीख रहे हैं जो हम पाइथन से कर सकते हैं। वो क्या है, शो एन इमेज इन अ ब्राउजर यूजिंग वेब ब्राउजर। अब देखिए जो वेब ब्राउजर वर्ड लिखा है ना, ये एक बिल्ट इन मॉड्यूल है। बिल्ट इन मॉड्यूल क्या होता है, बिल्ट इन मॉड्यूल एक मॉड्यूल है जिससे किसी ने पहले से बना रखा है पाइथन में, हम सिर्फ इम्पोर्ट करके इसका नाम लिखेंगे
तो बैकएंड में इसका सारा कोड इंपोर्ट होकर आ जाएगा और हम इसे यूज कर सकते हैं। अब बिल्ट इन मॉड्यूल पर ही बेस्ड हमने प्रीवियसली भी एक प्रोजेक्ट देखा था प्रीवियस ट्यूटोरियल में, वो थोड़ा अलग था इससे, पर बिल्ट इन मॉड्यूल पर ही बेस्ड था। मैं आपसे यही बोलूंगी कि ये वाली प्लेलिस्ट प्लीज आप शुरू से फॉलो करो, क्योंकि आपके लिए बेहतर है, आगे प्रोजेक्ट्स में बहुत हेल्प करेगा। और मैं हर एक ट्यूटोरियल में, कोर्स तो हमारा साथ में चल ही रहा है, कुछ ना कुछ हर ट्यूटोरियल में हम नई चीजें सीखेंगे जो हम पाइथन से कर सकते हैं, साथ में प्रोजेक्ट्स भी बनाएंगे। तो हर ट्यूटोरियल को फॉलो करो, स्टार्टिंग से फॉलो करो, आपको प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। फर्स्ट ट्यूटोरियल से फॉलो करना आपको बहुत हेल्प करेगा ये सारी चीजें। आई कैन गारंटी यू आपको बहुत सारी नई चीजें सीखने को मिलेगी इस वाले कोर्स से। तो चलिए अब हम बनाते हैं हमारा मिनी प्रोजेक्ट। अब देखिए जो वेब ब्राउजर है बिल्ट इन मॉड्यूल, इसको हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा। ये जो इंपोर्ट वर्ड है ना, इसका काम बस ये है कि बैकएंड में सारा कोड इंपोर्ट करके ला देगा हमारे लिए, ठीक है। इसके लिए हमें कुछ भी कोड लिखने की जरूरत नहीं एक्स्ट्रा। देखिए इसने अब इंपोर्ट कर दिया है। तो अब देखिए जो नेक्स्ट लाइन होगी ना, उसमें हम बोलेंगे कि हमने इंपोर्ट तो कर लिया वेब ब्राउजर वाले सारे कोड को बैकएंड में। अब आप एक काम करो कि इस वेब ब्राउजर को ओपन कर दो, जो भी कोड लिखा है ना बैकएंड में उसकी हेल्प से आप ओपन करो, ठीक है, नया ब्राउजर ओपन करो। तो इसीलिए हम लिख रहे हैं आप एक नया ब्राउजर ओपन कर दो इसकी हेल्प से। और ओपन के लिए हम डॉट ओपन लिख रहे हैं। और किसे ओपन करोगे आप? इमेज को ओपन करोगे, उसकी हमें लिंक देनी होगी यहाँ पर। तो डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आप एक लिंक दे सकते हैं, तो मैं ये वाली लिंक दे रही हूँ। अब देखना यहाँ पर जब भी मैं रन करूंगी ना, तो मैं नहीं ओपन करूंगी इसको ब्राउजर में, ये ऑटोमेटिकली ओपन होगा जैसे ही रन पर क्लिक करेंगे। अब देखिए यहाँ पर मैं अपने यूट्यूब चैनल की लिंक दे रही हूँ, आपको इमेज की लिंक दे देना। मुझे ये अपलोड करना है तो कॉपीराइट की टेंशन है, इसीलिए मैं यहाँ पर इमेज नहीं दे रही हूँ, मेरे खुद के चैनल की लिंक दे रही हूँ मैं, ठीक है, ताकि कॉपीराइट ना आए। आप इमेज दे देना, ठीक है, यहाँ पर इमेज ज्यादा बेटर आपको समझ आएगा। तो देखिए ये एक वीडियो की लिंक है और मैंने कुछ भी नहीं करा है, डायरेक्टली ओपन हुई है। हाँ, जैसे ही रन पर क्लिक करा ना, ये ऑटोमेटिकली ओपन हुई है। मैंने यहाँ पर न्यू ब्राउजर में जाके लिंक को कॉपी नहीं करा है, ये ऑटोमेटिकली ओपन हुई है। तो देखिए ये वाला मेरा खुद का ही चैनल है, यहाँ पर मैं डिजाइनिंग के पहले वीडियोस अपलोड करती थी। तो ये पूरा वीडियो इसने ओपन करके दे दिया, जैसे हमने लिंक को कॉपी करा और रन पर क्लिक करा, इसने ब्राउजर में ये वाला वीडियो ओपन कर दिया। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कैसे काम करता है ये। तो फिर से हम यहाँ पर आ जाते हैं। अब इसकी जगह आप कोई इमेज भी दे सकते हो, हाँ, कोई वीडियो भी दे सकते हो, कोई पोस्ट की लिंक भी दे सकते हो। अब देखिए मैं यहाँ पर ना अपने इंस्टा की पोस्ट दे देती हूँ, ठीक है, और देखते हैं हम क्या इंस्टाग्राम भी ओपन करके दे देगा। हाँ, ओपन कर देगा, ये देख लेना। ये एक पोस्ट की लिंक है मेरे, रन पर क्लिक करा, देखो ये ऑटोमेटिकली ओपन हुआ है, मैंने इसे नहीं ओपन करा है। ये लॉगिन नहीं, इसको हम क्रॉस कर देते हैं। ये देखिए मेरा जो इंस्टा का पोस्ट था ये ओपन हो चुका है, मतलब ये इमेज की लिंक भी ओपन कर देगा, करेक्ट, ये वीडियो की लिंक भी ओपन कर देगा, चैनल की लिंक भी ओपन कर देगा। आई होप आपको समझ आ गया होगा। ये वाली मेरी इंस्टा की ही पोस्ट थी, ठीक है। चलिए हमने इतना पार्ट तो देख लिया है, अब हम चलते हैं हमारे वापस से विजुअल स्टूडियो पर। ये इंस्टाग्राम चैनल है, मैं इस पर अपलोड करती रहती हूँ, आप इसको फॉलो कर लीजिएगा। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वैसे यहीं पर आपको दिख रही होगी, और चैनल का नाम। तो चलिए ये भी हमने देख लिया है। अब देखिए एक और चीज मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर अभी तक के तो हम लिंक लिख रहे थे, ठीक है। अब अगर मैं कोई इमेज ओपन करना चाहूँ जो इमेज ऑलरेडी मेरे सिस्टम में, तो कैसे ओपन करेंगे? उसका नाम आप डायरेक्टली यहाँ पर लिख दो। देखिए या तो आप उसका ये पूरा पाथ दे दो यहाँ पर, या फिर अगर आपको पूरा पाथ इस टाइप से नहीं देखना है तो देखिए यहाँ पर मैंने एक इमेज रखी है, ये रही इमेज, ठीक है। इस इमेज को मैंने इसी फोल्डर में रख दिया है, जिस फोल्डर में मेरा ये वाला पूरा नोट्स है ना, या जो भी मैं वीडियो बना रही हूँ आप सभी के लिए, जिस भी फोल्डर में ये पूरा कंटेंट है उसी में मैंने यहाँ पर इमेज रख दी है। अब इस इमेज का आप पूरा नाम कॉपी कर लो या पूरा पाथ कॉपी कर लो और उसको इस डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रख दो, ठीक है। अब आप जैसे इसको रन करोगे ना, अब इस बार ये ना आपको ब्राउजर में ओपन करके नहीं देगा, क्योंकि यहाँ पर ब्राउजर की जरूरत ही नहीं है, फोटो ऑलरेडी यहाँ पर डाउनलोडेड है, इसलिए अगर ये डाउनलोड नहीं होती तो ये ब्राउजर में ओपन करके देता। इमेज ऑलरेडी डाउनलोडेड है, तो फिर जो भी आपके सिस्टम में सॉफ्टवेयर होगा ना जो इमेज को दिखाता है, उस सॉफ्टवेयर की हेल्प से ओपन करके दे देगा। देखिए मैं इसको रन करती हूँ, देखिए मैंने रन करा है, अभी ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा। ये देखिए इसने इमेज को ओपन करके दे दिया, मैंने ओपन नहीं करा, ऑटोमेटिकली ओपन करा है। तो इसका काम बस ये है कि अगर कोई चीज़ आपके सिस्टम में ऑलरेडी डाउनलोडेड है तो उस सॉफ्टवेयर की हेल्प से आपको व्यू करके दिखा देगा, अगर नहीं है तो फिर उस लिंक को ओपन कर देगा ब्राउजर में, करेक्ट। तो आई होप आपको समझ आ गया हो कि कैसे पाइथन काम करता है और बिल्ट इन मॉड्यूल्स कैसे काम करते हैं। वो सिर्फ बैकएंड में कोड को इंपोर्ट करके ला देते हैं और हम उसे यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको कोई बड़ा सा प्रोजेक्ट बनाना है ना और उसमें बिल्ट इन मॉड्यूल यूज करना है, तो आपको हर चीज बनाने की जरूरत नहीं है, ऐसे बिल्ट इन मॉड्यूल्स को सर्च करो जो ऑलरेडी पाइथन में बने बनाए,
उनको आप उस पार्ट में यूज़ कर लो, और जो एक्स्ट्रा पार्ट आपको और रखना है वो आप खुद लिख लो उसका कोड। आई होप आपको समझ आ गई होगी ये चीज़। तो अब चलिए हमारा नेक्स्ट मिनी प्रोजेक्ट बनाते हैं, जो कि है टेक्स्ट टू स्पीच। अब ये वाला प्रोजेक्ट बनाने में आपको बहुत मजा आएगा। इसका काम क्या होगा, हम जो भी टेक्स्ट देंगे ना वो उसे स्पीच में कन्वर्ट करके देगा। मतलब हम जो भी लिखेंगे ना टेक्स्ट में वो इसे बोलकर बताएगा। कैसे, वो भी देख लेते हैं हम। देखिए उसके लिए हमें ना बिल्ट इन मॉड्यूल की जरूरत पड़ेगी। अब एक बिल्ट इन मॉड्यूल है जो कि है हमारा पाइथन टेक्स्ट टू स्पीच वर्जन 3। हाँ, इसका शॉर्ट फॉर्म है, इसका नाम लिख देते हैं हम इम्पोर्ट। इम्पोर्ट का काम क्या होगा, जितना भी इसका कोड है जिसने भी बनाया है और जो भी इसका कोड है बैक एंड में इम्पोर्ट कर लेगा, ताकि हमारा टेक्स्ट टू स्पीच कन्वर्ट हो सके। तो पाइथन टेक्स्ट टू स्पीच और वर्जन 3, ठीक है, हमने ये लिख दिया है। अब इसके लिए ना आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा, मतलब यहाँ पे टर्मिनल पर इसको इंस्टॉल भी करना पड़ेगा। कैसे, आप ऐसे ड्रैग कर लो, टर्मिनल ओपन हो जाएगा। उसके बाद पिप इंस्टॉल, और ये जो नाम है ना हमारा बिल्ट इन मॉड्यूल का, उसको आप लिख देना, ठीक है। तो और एंटर। तो देखिए ये सारा कुछ ना इंस्टॉल करके दे देगा बैकएंड में। मेरे इसमें ऑलरेडी था इंस्टॉल, बट आप जैसे इसको क्लिक करेंगे ये ऑटोमेटिकली इंस्टॉल करके दे देगा आपको सिस्टम में, ठीक है। तो आई होप आपको ये पार्ट समझ आ गया होगा। अब हमने इंपोर्ट तो कर लिया मॉडल, अब हमें थोड़ा सा कोड भी लिखना पड़ेगा बताने के लिए कि इसको नेक्स्ट स्टेप करना क्या है, और हमें टेक्स्ट भी देना होगा कि क्या बुलवाना है हमें हमारे पाइथन से या हमारे एआई से, ठीक है। तो उसके लिए हम यहाँ पर लिखेंगे, एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे इंजन नाम का, ठीक है। और इसमें हम लिख रहे हैं पाइथन टेक्स्ट टू स्पीच, मतलब हमारा नाम जो बिल्ट इन मॉड्यूल का नाम है ना वो लिख रहे हैं डॉट इनिट और पेरेंथेसिस। अब देखिए इसका काम है क्या, शॉर्ट में बताऊंगी आपको। हम ये बोल रहे हैं इस स्टेप से कि आप एक काम करो, आप इस तरह के समझ सकते हो, हम अपने कोऑर्डिनेटर को बोल रहे हैं कि आप इंजन को स्टार्ट कर दो, आप इसे रियल इंजन की तरह इमेजिन करो। हम बोल रहे हैं जो भी हमने टेक्स्ट दिया है ना और जो इसमें स्टोर हुआ है उसके लिए इस वाले कोड को आप रन कर दो, जितना भी आपने इंपोर्ट करा बैकएंड में उस कोड को रन कर दो। इसके लिए जो भी टेक्स्ट इसमें स्टोर है और जो भी टेक्स्ट इसमें स्टोर है ना उसको आप स्पीच में कन्वर्ट करके अब बुलवाओ। अब बुलवाने के लिए हमें लिखना पड़ेगा नेक्स्ट लाइन में, ठीक है। क्या लिखेंगे हम, इंजन डॉट से। इंजन क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हमारा टेक्स्ट इस इंजन में स्टोर होगा, ठीक है, इसीलिए हम इंजन लिख रहे हैं। इंजन डॉट से बुलवा दो आप किसे, जो भी हम यहाँ पर लिख रहे हैं। तो हेलो प्रियांशी, ओके, हम ये बुलवाना चाहते हैं इसलिए हमने ये लिख दिया यहाँ पर, ओके। अब नेक्स्ट लाइन में हम लिखेंगे इंजन डॉट रन एंड में ए कैपिटल आएगा, ओके, एंड वेट। अब इसका काम क्या है रन एंड वेट का, इसका काम ये है कि हम हमारे कोऑर्डिनेटर को बोल रहे हैं कि जब तक ये वेट करना, जब तक ये पूरी लाइन नहीं बोल दे, मतलब टेक्स्ट टू स्पीच पूरी तरीके से कन्वर्ट नहीं हो जाए ना, जब तक इसको रन करना और वेट करना, और फिर आप इसको बंद कर सकते हो। बस इतना ही हम बुलवा रहे हैं कि जब तक ये भी है टेक्स्ट को स्पीच में कन्वर्ट करके बोल ना देना, तब तक आपको इसको रन करना है और वेट करना है, ठीक है। उसके बाद आप बंद कर सकते हो इसे, ठीक है भाई। अब हम इसको रन करके देखते हैं। ये रन क्यों नहीं हुआ, क्योंकि हमने पेरेंथेसिस नहीं लगाया है, ठीक है। यहाँ पे पेरेंथेसिस आपको लगाना है। अब देखिए हेलो प्रियांशी, आई आवाज आपको, हेलो प्रियांशी बोल रहा है। मैं थोड़ी सी इसकी वॉल्यूम तेज कर देती हूँ, और अब हम रन करते हैं। हेलो प्रियांशी, हेलो प्रियांशी बोल रहा है, ठीक है। अब अगर हम इससे और कुछ भी बुलवाना चाहते हैं, मतलब हम बोल रहे हैं कि हेलो प्रियांशी बोल दे, उसके बाद ये थोड़ा सा वेट करे, उसके बाद कुछ और भी बोले, तो उसके लिए भी हम कोड लिख सकते हैं। देखो इसी को कॉपी पेस्ट कर दो आप, थोड़ा सा वेट करें, उसके बाद ये फिर से और बोले हेलो प्रियांशी क्या हालचाल, ये ऐसे लिख सकते हैं, हेलो वेलकम टू प्रियांशी चैनल, हेलो वेलकम ऑल टू प्रियांशी चैनल, ये हम लिख रहे हैं, ठीक है। उसके बाद ये थोड़ी सी देर वेट करेगा, उसके बाद ये फिर से बोलेगा क्या हालचाल आप सभी के, है ना। तो ये भी लिख देते हैं। मुझे देखना पड़ेगा कि हिंदी में कैसे बोलता है, क्योंकि मैंने भी अभी तक ट्राई नहीं करा, इसको सिर्फ इंग्लिश में बुलवाया था मैंने, ठीक है। हम रन करते हैं अब इसको। हेलो वेलकम ऑल टू प्रियांशी चैनल, क्या हालचाल आप सब के। बहुत वियर्ड तरीके से इसने बोला है हिंदी में, बट ठीक है, क्या हालचाल आप सभी के, इसको नहीं आया बोलना। हम फिर से रन करके एक बार देखते हैं। हेलो वेलकम ऑल टू प्रियांशी चैनल, क्या हालचाल आप सब के।
नहीं, इसको हिंदी इतने अच्छे से बोलना नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, क्योंकि ये इंग्लिश के लिए बनाया गया है इसलिए। वेलकम ऑल टू प्रियांशी चैनल। अब हम कुछ और इंग्लिश में बुलवा लेते हैं इसे। प्रियांशी इज अ फैशन डिजाइनर एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियर ठीक है। और यूट्यूबर आप ये भी लिखवा लो। आप देखते Hello, हैं। welcome all to Priyanshi channel. Priyanshi is a fashion designer and software engineer. हाँ, इंग्लिश बहुत अच्छे से बोल रहा है ये, इसको प्रॉब्लम हो रही है हिंदी बोलने में, चलो कोई बात नहीं, है ना। आप ऐसे अलग अलग टेक्स्ट इस पर लिख सकते हैं और बुलवा सकते हैं, काफ़ी फन है इसमें, और आपको नई चीज़ सीखने को भी मिली कि कैसे इसे यूज़ करते हैं। और इंस्टॉल करना मत भूलना इसको टर्मिनल में, वरना बिना इंस्टॉल करे काम नहीं करेगा। ओके, सो आई होप आपको समझ आ गया होगा। या कुछ और भी हम बुलवाते हैं, है ना, एक दो चीज़ें और बुलवा लेते हैं, चलिए, है ना। शी मेक्स यूट्यूब वीडियोज़, ये बुलवाते हैं हम। सो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि इसमें बैकएंड क्या लगा। मैं एक बार और समझा दूंगी आपको, एक बार हम इसको रन करके देखते हैं। Hello, welcome all to Priyanshi channel. Priyanshi is a fashion designer and software engineer. She makes YouTube video. हाँ, सही बोल रहा है, अच्छा बोल रहा है ना। अब हम देखते हैं क्या है इसमें। शुरुआत में हमने इंपोर्ट करा इस वाले को, जो हमारा बिल्ट इन मॉड्यूल था। इसने क्या काम करा, सारा बैकएंड में कोड इंपोर्ट करके ला दिया। अब हम यहाँ पे बोल रहे हैं एक तरीके से कि आप इंजन को स्टार्ट करो, ठीक है। किसके लिए स्टार्ट करो, जो भी यहाँ पर टेक्स्ट लिखा है ना उसके लिए, और आप इसे बुलवाओ, टेक्स्ट टू स्पीच में कन्वर्ट करो, आप इसे बुलवाओ। और जब तक ये पूरा बोल ना ले तब तक आप इसको रन करते रहो और फिर वेट करो, ठीक है। और जब वेट कर लोगे उसके बाद हमने और भी लिखा है, तो फिर से बोल रहा है, फिर से ये रन कर रहा है, वेट कर रहा है, ठीक है। अगर हम और कमांड नहीं देते, जैसे इसके बाद हमने कुछ भी नहीं दिया, इसके बाद ये फिर रुक जाएगा और टर्मिनल को बंद कर देगा, मतलब वहीं पे स्टॉप हो जाएगा। आई होप आपको समझ आ गया। और आज हमने दो नई चीजें सीखी है, हमने ऐसे ही बिल्ट इन मॉड्यूल्स प्रीवियस ट्यूटोरियल में भी सीखे थे, आप वो भी देख लेना। तो चलिए अब हम कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बेस्ड ऑन ऑपरेटर्स। अब देखिए हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, हमने पहले प्रोजेक्ट्स तो बना लिए, करेक्ट। तो चेक इफ नंबर इज बिटवीन 10 एंड 50, मतलब हमें कोई भी एक नंबर लेना है, बट इस बार है ना हम नंबर इनपुट मतलब यूजर से दिलवाएंगे, हम खुद नहीं देंगे। अब यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए बस मैं आपको नंबर दे रही हूँ 5, कि आप लॉजिक देख सके कि कैसे ये बैकएंड में कोड काम कर रहा है, कि क्या 5 10 और 50 के बीच में आता है या नहीं आता है, ये हम प्रिंट कराएंगे। बट वैसे जो हम ये इनपुट दिलवाएंगे ना वो यूजर से दिलवाएंगे, ठीक है। वो कुछ भी इनपुट दे सकता है, 10 20,000 10,000 कुछ भी। ओके, तो सबसे पहले उसके लिए हमें एक वेरिएबल क्रिएट करना होगा। क्यों? क्योंकि यूजर जो भी इनपुट देगा, जो भी नंबर वो चेक करवाना चाहता है 10 और 50 के बीच में है या नहीं, वो कहाँ पर स्टोर होगा, वो इस वेरिएबल में स्टोर होगा, नम में, इसीलिए। ओके, अब हम यूजर से इनपुट दे रहे हैं और टाइप क्या होगा इन यूजर के इनपुट का, इंट, इसीलिए इंट लिख रहे हैं, इनपुट दे रहे हैं। और फिर उसके बाद डबल इन्वर्टेड कॉमा में हम वो लिखेंगे जो यूजर को दिखेगा कि उसे क्या एक्शन परफॉर्म करनी है, तो उसको दिखेगा एंटर अ नंबर, करेक्ट। अब ये सब कैसे इनपुट दिलवाते हैं हम प्रीवियस ट्यूटोरियल में देख चुके हैं, बट शॉर्ट में मैंने आपको बता दिया है फिर से, ठीक है। अब इसके बाद हमें कंडीशन लगानी पड़ेगी। कंडीशन क्या होगी, अब यहाँ पर ना हम दो ऑपरेटर का यूज करेंगे। सबसे पहला लॉजिकल ऑपरेटर और सेकेंड होगा कंपेरिजन ऑपरेटर्स। वो क्यों? वो इसलिए कि यहाँ पर हम दो कंडीशन देंगे और ये बोलेंगे कि क्या इस कंडीशन के बीच में नंबर आता है। कंडीशन क्या होगी, 10 वाली होगी, और दूसरी कंडीशन क्या होगी, 50 वाली होगी, तभी तो हम बोल सकते हैं कि इसके बीच में आता है या नहीं आता है नंबर, करेक्ट। तो सबसे पहली कंडीशन इफ के लिए लगेगी, अगर ये पार्ट काम कर गया, इफ वाली कंडीशन काम कर गई, जो भी हम यहाँ पर लिखेंगे अगर ये काम कर गई तो इसके अंदर जो कोड लिखेंगे ना इफ के अंदर वो काम करेगा। अगर ये नहीं काम करी तो फिर जो एल्स पार्ट में हम कोड लिखेंगे ना वो पार्ट काम करेगा। अब सबसे पहले हम इफ का लिख लेते हैं। इफ में हम लिख रहे हैं कि नम में जो भी वैल्यू यूजर ने दी है, फिलहाल में हम एग्जाम्पल के लिए 5 मान रहे हैं कि 5 यूजर ने दिया है नंबर, क्या 5 ग्रेटर देन है या इक्वल टू है 10 के, क्योंकि हम यहाँ पे रेंज क्या ले रहे हैं 10 to 50, क्वेश्चन में ये 10 to 50 रेंज है, तो फर्स्ट रेंज हमने 10 दे दी है। यहाँ पर हम पूछ रहे हैं हमारे कोड एडिटर से कि यूजर ने वैल्यू दी है 5, आप बताओ, वो जो कि नम में स्टोर है, आप बताओ क्या 5 बड़ा है या बराबर है 10 के। अब हमने यहाँ पर ये वाला ऑपरेटर यूज करा है, मैंने आपको पहले ही बताया था अगर इन दोनों में से एक भी सही होगी ना, ट्रू होगी, तो ये ट्रू आंसर स्टोर कर लेगा इसमें, तो फिर इस वाली कंडीशन का आंसर ट्रू स्टोर हो जाएगा, ठीक है। अब हम चेक करते हैं, मैं क्या बोल रही हूँ, क्या 5 बड़ा है या बराबर है 10 से, तो क्या 5 बड़ा है, पहले वाला चेक करते हैं, क्या 5 बड़ा है 10 से, बताओ। नहीं, नहीं है, तो इसका आंसर क्या होगा, फॉल्स होगा, ठीक है। अब सेकेंड क्या है, इक्वल वाली, क्या 5 इक्वल है 10 के, नहीं, नहीं है, तो इसका आंसर भी क्या होगा, फॉल्स होगा। तो इस वाली कंडीशन का टोटल फाइनल आंसर क्या आएगा,
इस वाली कंडीशन का हमारा फाइनल आंसर आएगा फॉल्स, इसलिए मैं यहाँ पर लिख भी रही हूँ ताकि आपको याद रहे। ये फर्स्ट कंडीशन है 10 वाली की, ठीक है। अब हम यहाँ पर एंड ऑपरेटर यूज करेंगे। एंड का मतलब क्या होता है ये पहले ही हम सीख चुके हैं। अगर दो कंडीशन हम ले रहे हैं, दोनों का आंसर ट्रू है तो ही ट्रू आएगा, अगर एक का भी फॉल्स है तो फॉल्स आएगा। तो हमारी फर्स्ट कंडीशन हो गई 10 की, जिसका आंसर है फॉल्स। यहाँ पर हमने कंपेयर करके देख लिया था, इन दोनों का आंसर फॉल्स था तो फॉल्स आया। तो इस वाली 10 वाली का क्या आंसर आया? फॉल्स, ठीक है। अब सेकेंड कंडीशन देखते हैं 50 के लिए। अब 50 के लिए हम बोलेंगे कि क्या नम लेस देन है, क्या नम मतलब 5 लेस देन है या इक्वल टू है 50 के, ठीक है। कि क्या 5 छोटा है या बराबर है 50 के। हम यही बोल रहे हैं ना, रेंज देनी है हमको, 10 से 50 के अंदर आना चाहिए, इसलिए हम बोल रहे हैं कि 10 से बड़ा हो या बराबर हो, या फिर 50 से छोटा हो या फिर बराबर हो, तो ही 10 50 के बीच में आ सकता है, वरना कहाँ से आएगा। करेक्ट, इसलिए हमने ये वाला लॉजिक यहाँ पर लिखा है। अगर इस रेंज में नहीं आता है वो नंबर, मतलब 10 से 50 के बीच में नहीं है, तो वो पार्ट हम एल्स में लिखेंगे। मैं आपको बहुत बारीकी से समझा रही हूँ कि बैकएंड में कोड कैसे काम कर रहा है, ध्यान से सुनना इसको, ठीक है। तो हमने यहाँ पर रेंज लिख दी है। अब इस वाली का आंसर क्या आएगा ये देखते हैं। नम की वैल्यू हमने 5 दी फॉर एग्जाम्पल। अगर 5 हम बोल रहे हैं हमारे कोऑर्डिनेटर को कि क्या 5 छोटा है, पहले ये वाला देख रहे हैं हम, क्या 5 छोटा है 50 से? हाँ छोटा है 50 से। तो चलो इसका आंसर क्या आएगा? ट्रू आ गया। अभी इक्वल्स टू देख रहे हैं, क्या 5 और 50 बराबर है? नहीं, नहीं है, तो इसका आंसर क्या आ गया? फॉल्स आ गया। हमने इस वाले ऑपरेटर में क्या देखा था, अगर दोनों में से एक का भी आंसर ट्रू है तो मतलब ट्रू है, तो इसका आंसर क्या आ गया? हमारा ट्रू आ गया। अब देखिए हमारी 10 वाली कंडीशन का आंसर क्या था? फॉल्स था। इस वाली कंडीशन का आंसर क्या है? ट्रू है। अब यहाँ पर क्या लगा रहे हैं? एंड ऑपरेटर, एक का आंसर फॉल्स एक का ट्रू। अगर दोनों में से एक का भी फॉल्स है तो क्या आएगा? फॉल्स। तो अब इसका जो फाइनल आंसर आएगा ना वो फॉल्स आएगा। फॉल्स मतलब इसके अंदर जो हम वैल्यू लिखेंगे ना वो काम नहीं करेगी, एल्स वाली काम करेगी। फॉल्स का मतलब एल्स वाला काम करेगा। अगर ट्रू आया तो फिर आप जो इसके अंदर हम कोड लिखेंगे ना वो आएगा। उसका मतलब क्या होगा कि हाँ ये 10 से 50 के बीच में है, हमारा जो नंबर है या जो यूजर ने जो नंबर दिया है वो 10 से 50 के रेंज में एग्जिस्ट करता है। ओके, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं इस वाली कंडीशन में, इफ वाले में हम लिख रहे हैं कि दिस नंबर इज बिटवीन 10 एंड 50। सॉरी यहाँ पर आ गया 10 एंड 50। ओके, हमने ये पार्ट लिख दिया। ये वाला कंडीशन होगी अगर ये दोनों काम कर गई ना, अगर इसका आंसर ट्रू आ गया तो ये काम करेगा और ये प्रिंट कराएगा दिस नंबर इज बिटवीन 10 एंड 50। अगर मैं यहाँ पर 12 या 13 या 40 देती तो फिर इसका आंसर ये आता, पर ये वाला कंडीशन काम नहीं करेगी क्योंकि 5 क्या है, 5 तो छोटा है ना, इस रेंज में है ही नहीं, तो ये एल्स वाली पार्ट करेगी। अब एल्स में कंडीशन लिखने की जरूरत नहीं, अगर ये कंडीशन नहीं काम करी, इसके अलावा जितनी भी कंडीशन होगी उसमें ये वाला पार्ट प्रिंट करा देगा जो हम एल्स में लिखेंगे। इसका मतलब सिंपल सा ये होता है, ठीक है। प्रिंट, इसमें हम लिख रहे हैं दिस नंबर डज नॉट एग्जिस्ट बिटवीन 10 एंड 50। सिंपल। अब देखिए, अब हम यूजर से इनपुट ले रहे हैं तो अब हम रन करके देखते हैं। ये देखिए एंटर अ नंबर, मैं 5 ही दे देती हूँ, एंटर। देखिए दिस नंबर डज नॉट एग्जिस्ट बिटवीन 10 एंड 50। फिर से रन करके देखते हैं, कुछ ऐसा नंबर लेते हैं जो उसमें एग्जिस्ट करता है 10 से 50 के बीच में। मैं दे रही हूँ 23। नाउ एंटर। ये देखिए दिस नंबर इज बिटवीन 10 एंड 50। आई होप आपको समझ आ गया होगा कैसे ये कोड बैकएंड में काम कर रहा है और कैसे हम ऑपरेटर्स को यूज करते हैं, कैसे लॉजिक लगाते हैं, ठीक है। अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि हमें कंपेयर करना है टू नंबर्स को और ऑपरेटर्स को यूज करके करना है कंपेयर। तो ठीक है, हम कर लेते हैं कंपेयर। अब यहाँ पर भी हम यूजर से इनपुट दिलवाएंगे, ठीक है। यूजर से इनपुट दिलवाने के लिए इंट इनपुट हम लिखेंगे एंटर फर्स्ट नंबर। ओके, कि कंपैरिजन के लिए हमें 2 नंबर की जरूरत होगी ना, 2 वेरिएबल की, इसीलिए हमने 2 वेरिएबल क्रिएट करें। अब जो भी यूजर फर्स्ट नंबर देगा वो ए में स्टोर होगा और जो भी यूजर सेकंड नंबर देगा वो बी में स्टोर होगा। सिंपल। यहाँ पे हम सेकंड लिख देते हैं बस। ओके, इतना भी हमने काम कर लिया है। अब हमें लॉजिक लिखना है। लॉजिक क्या होगा? सिंपल सा, क्या हम इसे कंपेयर करा रहे हैं। फर्स्ट कंपैरिजन होगा इज ए ग्रेटर देन बी।
क्या ए बड़ा है बी से? तो उसके लिए हमें क्या लिखना होगा, ये वाला ऑपरेटर यूज करेंगे, ग्रेटर देन वाला। क्या ए बड़ा है बी से? अगर बड़ा है तो फिर ट्रू में आंसर दे देगा, और अगर छोटा है तो फिर फॉल्स में आंसर दे देगा। नेक्स्ट क्या होगा हमारा, नेक्स्ट वाला एक और कंपैरिजन हम कर लेते हैं। प्रिंट आर दे इक्वल, नेक्स्ट कंपैरिजन हम पूछ रहे हैं, हमारे कोड एडिटर से पूछ रहे हैं आर दे इक्वल, क्या ए और बी दोनों इक्वल है? अब यहाँ पर हम चेक करने के लिए कि क्या ये इक्वल है, दो इक्वल टू का यूज करते हैं, इसलिए हम दो इक्वल्स टू यूज करेंगे। और एक और लास्ट और लिख लेते हैं कंडीशन हम, सिर्फ प्रैक्टिस के लिए कि आपको अच्छा रहे समझने में। इज ए नॉट इक्वल्स टू, नॉट इक्वल टू बी। ओके, ये स्पेलिंग गलत है, ठीक है हम सही कर लेंगे, नो प्रॉब्लम, है ना। अब इसके बाद कॉमा लगा के हमें उसका ऑपरेटर यूज करना पड़ेगा, नॉट इक्वल्स टू का। ठीक है, हमने ये भी लिख लिया। अब हम इसे रन करके देखते हैं। अभी यूजर से इनपुट मांगेगा, फर्स्ट नंबर ये मांग रहा है, मैं 3 दे रही हूँ, सेकेंड 7, एंटर। देखिए बिल्कुल सही आंसर आ रहा है। फर्स्ट हमने क्या बोला है, क्या ए बड़ा है बी से? क्या 3 बड़ा है 7 से? नहीं, नहीं है, इसीलिए फॉल्स आंसर दिया इसने। सेकेंड, क्या दोनों बराबर है 3 और 7? नहीं, नहीं है, इसीलिए फॉल्स दिया इसने। उसके बाद हम बोल रहे हैं कि 3 और 7 बराबर नहीं है, इक्वल्स टू नहीं है, नॉट इक्वल्स टू। हाँ बिल्कुल नहीं है इक्वल, इसलिए ट्रू आंसर दे रहा है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। ये वाला प्रोजेक्ट भी छोटा सा था, मतलब प्रोजेक्ट तो नहीं था, कोई प्रैक्टिस क्वेश्चन था, बट आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो आई होप आपको अल्टीमेट पाइथन कोर्स का ये वाला लेक्चर पसंद आया होगा, और नेक्स्ट ट्यूटोरियल्स में हम धीरे धीरे एडवांस टॉपिक्स तक जाएंगे और रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स बनाएंगे, करेक्ट। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और ज़्यादा वीडियोस बनाने को, ताकि मैं रेगुलर वीडियोस अपलोड कर पाऊँ हर दिन। और लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और कमेंट्स में बताना कैसा लगा वीडियो, कोई रिकमेंडेशन हो तो वो भी बता देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।